अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम साउंड वेव का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ न्यूटन कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और फिर उसके फार्मूले में क्या एरर थी और लेप्लेस ने इसको कैसे करेक्ट किया। लेक्चर के एंड में हम ये भी देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो बेटा न्यूटन ने प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर इस पर काफ़ी काम किया और इसने अज्यूम किया कि ये प्रोसेस जो होता है प्रोपेगेशन वाला ये आइसोथर्मल होता है, यानी साउंड वेव एयर में से जब प्रोपेगेट करती हैं तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन विल बी बैलेंस। हीट जो एब्जॉर्ब और रिलीज होती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं और इस तरीके से जो टेम्परेचर होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, और टेम्परेचर जो है ये पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। बेटा हकीकत में ये प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, पर न्यूटन ने इसको आइसोथर्मल सपोज किया था। तो फिलहाल हम न्यूटन को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो हम इस पर अगर बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दें तो फिर PV जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो P है ये प्रेशर ऑफ गैस है और V जो है ये गैस का वॉल्यूम है। बेटा हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला बनाना है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला बनाने के लिए हम इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करेंगे। अब दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो बहुत ही आसान होती है। वो कैसे कि जब आपके पास दो वेरिएबल हों, जैसे यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम ये दो वेरिएबल हैं और इन दोनों का ये PV प्रोडक्ट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को चेंज करते हैं, और फिर प्लस करके दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और पहले को चेंज करते हैं। तो इसको आप दोबारा समझें कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन की तो पहले प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज, और फिर प्लस करके अब वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर चेंज, तो डिफरेंशिएशन हो गई। बस इतनी सी बात थी। और बराबर के बाद ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो है ये ज़ीरो होती है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से जो आपने याद करनी है। अच्छा, अब ये जो प्लस V डेल्टा P है जब ये राइट में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो फिर P डेल्टा V जो है ये माइनस V डेल्टा P के बराबर हो जाएगा। अगर हम प्रेशर के लिए इसको सॉल्व करें तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी माइनस V डेल्टा P अपान डेल्टा V। ये जो राइट में डेल्टा V है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अच्छा बेटा ये जो वॉल्यूम ऊपर है ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और प्रेशर की जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी चेंज इन प्रेशर अपान फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। बेटा अगर हम बल्क मॉडुलस की वैल्यू देखें तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी चेंज इन प्रेशर अपान फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो प्रेशर होता है इसकी वैल्यू और बल्क मॉडुलस की वैल्यू एक जैसी होती है, तो फिर हम प्रेशर और बल्क मॉडुलस को बराबर कर सकते हैं। पर कब? जब प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस जो है ये प्रेशर के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि पहले देखते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो बेटा बल्क मॉडुलस जो है इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन प्रेशर टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का जो रेशो है हम उसको बल्क मॉडुलस बोलते हैं। बल्क मॉडुलस का जो यूनिट है ये प्रेशर जैसा होता है, क्योंकि नीचे ये जो चेंज इन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम है ये यूनिट लेस होता है।
यहाँ पर ये जो माइनस है ये इंडिकेट करती है कि प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ठीक हो गया बेटा। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? बल्क मॉडुलस अपान डेंसिटी, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी बल्क मॉडुलस होती है एयर में और इनर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है डेंसिटी। जैसे स्ट्रिंग के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या थी? टेंशन, और इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या थी? मास पर यूनिट लेंथ यानी म्यू। तो डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंट होती है, पर एयर के लिए हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है मैकेनिकल वेव की वो बल्क मॉडुलस अपान डेंसिटी के बराबर होती है। और फर्दर हमें पता है कि ये जो बल्क मॉडुलस है ये प्रेशर के बराबर होता है। कब? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस B इज इक्वल टू P, सो वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट प्रेशर अपान डेंसिटी। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ से हम प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे और हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो 1.10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और इसी तरीके से STP पर एयर की जो डेंसिटी होती है वो 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। तो अगर हम प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यूज़ वेलोसिटी के फार्मूले में यहाँ पर पुट करें तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो 280 मीटर पर सेकंड मिलेगी। तो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कुछ कम है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है और न्यूटन ने ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली ये 280 मीटर पर सेकंड थी और ये अप्रॉक्सीमेटली 16% कम है। तो न्यूटन ने अपने फार्मूले में 16% की गलती की, जिसको आगे जाकर करेक्ट कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। पर यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं कि डेंसिटी की वैल्यू ये जो 1.293 हमने ये डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो हम इसको अल्टरनेटिवली एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये प्रेशर अपान डेंसिटी के बराबर होता है, तो ये जो डेंसिटी है यहाँ पर ये हो जाएगा मास अपान वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, और ये वॉल्यूम चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा PV अपान ये मास सेम। अब ये जो PV होता है ये अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन ये nRT के बराबर होता है और नीचे ये जो मास है ये सेम हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स A कंसीडर करें और R की वैल्यू सबको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है और इसी तरीके से टेम्परेचर जो है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। तो N, R और T इनकी वैल्यूज़ का हमें पता है। अब ये देखना है कि ये M क्या है और इसकी वैल्यू कैसे मालूम करनी है। तो बेटा पहली बात तो ये है कि ये जो M है ये 1 मोल का मास है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल 1 लिए हैं तो मास भी 1 मोल का होगा। पर ये 1 मोल भी किसका होगा? किसी एक गैस का नहीं होगा, पर ये एयर का होगा, क्योंकि साउंड जो है वो एयर में से पास हो रही है तो मोल भी एयर का होगा। अब एयर क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है तो इसके अंदर हम एयर का जो मोलर मास है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा एयर के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि एयर के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये N2 होगी, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है ये होता है 28 ग्राम और ऑक्सीजन का जो होता है ये होता है 32 ग्राम। और रफली जो नाइट्रोजन होती है उसको मैंने 80% और ऑक्सीजन को 20% लिया है ताकि कैलकुलेशन वाला वर्क आसान हो जाए। अदरवाइज़ ये जो है ये 79 और ये 21% होती है। ठीक है बेटा। तो अब हम एयर के मोलर मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन का मोलर मास रखेंगे और नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 80% होती है, जिसको हम 0.8 लिखते हैं। अब इसके अंदर हम प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम और उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 0.2। तो बेटा इन दोनों पार्ट्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमें एयर का जो मोलर मास मिलेगा
वो बराबर हो जाएगा 28.8 ग्राम पर मोल। अब हमें ये मोलर मास एयर का तो मिल गया, पर अगर हम इसकी वैल्यू ग्राम्स में पुट कर देंगे तो ऊपर ये जो आर होता है ये होता है जोल पर मोल केल्विन। जोल जो है वो न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है, और न्यूटन फर्दर जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऊपर जो है वो किलोग्राम होगा, और नीचे जो है अगर हम ग्राम रख देंगे तो फिर किलोग्राम और ग्राम ये आपस में कटेंगे नहीं, और वेलोसिटी की वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये ज़रूरी है कि इस ग्राम को किलोग्राम्स में हम कन्वर्ट करें, जिसके लिए हम इस इक्वेशन को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 1000 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ आ जाएगी, और ये वैल्यू बन जाएगी 0.0288 किलोग्राम पर मोल। अब आपके पास सारा डेटा तैयार है। एन की वैल्यू 1 पुट करो, आर के बदले आर की ये वैल्यू पुट करो, टी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट करके 273 पुट करो, और ये जो एम है ये मोलर मास एयर किलोग्राम्स में पुट करो, और फिर जब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो वंस अगेन आपको 280 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। तो भली आप डायरेक्टली डेंसिटी की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करो, या इस मेथड को फॉलो करके इसको सॉल्व करो। दोनों तरीक़ों से आपको ये वाला आंसर मिलने वाला है। अब असल बात ये है कि यहाँ पर ये जो 16% एरर है इसको कैसे सही करें। तो फिर बेटा इसको सही करने के लिए लेप्लेस ने वर्क किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेप्लेस करेक्शन। अब लेप्लेस ने कैसे करेक्शन की, तो ही करेक्टेड द न्यूटन्स फार्मूला बाय अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस एज अ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। बेटा ये जो लेप्लेस इसने ये सपोज़ किया कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो हैं ये बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। Thus, the temperature does not remain constant and propagation of sound wave in air is a diabatic process. उसने बोला क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं होती तो ये जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर है ये आइसोथर्मल नहीं है, बल्कि ये एडायाबेटिक है। क्योंकि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो हम उसको एडायाबेटिक बोलते हैं, आइसोथर्मल नहीं बोलते। हमारे टेक्स्ट बुक में भी इस बात के 2 रीज़न हैं कि ये जो मोशन है ये आइसोथर्मल क्यों नहीं है, और हीट जो है वो एक्सचेंज क्यों नहीं होती। तो इसके लिए बेटा पहली बात तो ये है कि वेव मोशन इज़ वेरी रैपिड, साउंड जो है ये बहुत जल्दी मूव करती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जल्दी जल्दी बनते हैं, और नंबर 2 जो है वो हीट कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो बिकॉज एयर इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इन दोनों रीज़न की वजह से हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होती, और ये प्रोसेस जो है वो एडायाबेटिक रहता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को एडायाबेटिक मान लें जैसे कि लेप्लेस ने सोचा, तो फिर एडायाबेटिक प्रोसेस में पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट था, एडायाबेटिक में पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये जो गामा है इसको हम एडायाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं, और ये रेशो होता है CP/CV का। यहाँ पर ये जो CP है ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और CV जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। अच्छा बेटा, ये जो गामा है इसकी वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.6 होती है, पर ये जो डायटॉपिक गैसेस होती हैं जैसे N2O2 जिसमें 2 एटम होते हैं उनके लिए ये 1.4 होती है। जैसे कि एयर जो है इसके अंदर जो गैसेस हैं ये आमतौर पर डायटॉमिक फॉर्म की सूरत में होती हैं, मॉलिक्यूल की सूरत में, तो एयर के लिए हम गामा की वैल्यू 1.4 पुट करने वाले हैं। प्रेशर की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो इस वजह से जब हम आगे जाकर एडायाबेटिक में वेलोसिटी का फार्मूला बनाएंगे तो इसके अंदर बेटा जो बल्क मॉडुलस होगा वो प्रेशर के बराबर नहीं, गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में जो बल्क मॉडुलस था वो प्रेशर के बराबर था, और यहाँ पर ये जो बल्क मॉडुलस है वो गामा पी के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पर पीवी कांस्टेंट था
और पी की डिफ्रेंसिएशन की थी, और यहाँ पर पी रेज टू द गामा कांस्टेंट है। और जब बेटा हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो प्रेशर बल्क मॉडुलस के बराबर नहीं, गामा टाइम्स प्रेशर जो है ये बल्क मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। अब गामा की वैल्यू 1.4 है और प्रेशर और डेंसिटी की सेम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, और जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकली 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू आती है। तो इस तरीके से लेप्लेस ने न्यूटन के फार्मूले में जो गलती थी उसको करेक्ट किया। इसको हम बोलते हैं लेप्लेस करेक्शन। अच्छा बेटा, यहाँ पर अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि न्यूटन के फार्मूले में वेलोसिटी का फार्मूला था गामा टी अपान एम, सॉरी गामा नहीं आर टी अपान एम, और यहाँ पर आप गामा लगा दोगे तो लेप्लेस में ये हो जाएगा गामा आर टी अपान एम। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस V जो था वो आर टी अपान एम था, और ए डायबिटिक प्रोसेस में ये गामा आर टी अपान एम होगा। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम वेलोसिटी का फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोसेस जो है वो क्या होता है, ए डायबिटिक होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब बेटा हमने ये देखना है कि साउंड जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। साउंड की जो वेलोसिटी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो आइए देखते हैं। तो बेटा साउंड का जो जर्नल फार्मूला है वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपान डेंसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो बल्क मॉडुलस के रूट के साथ प्रोपोर्शनल होती है, और क्योंकि बल्क मॉडुलस जो है ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर मीडियम जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उसमें साउंड की वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो डेंसिटी है ये क्योंकि नीचे है तो वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के रूट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डेंसिटी इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी कम होती है, और इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। बेटा क्योंकि ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं तो ये भी याद कर लो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आप इलास्टिसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज़ करोगे तब ये वेलोसिटी डबल होगी, और डेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज़ करोगे तब जाकर वेलोसिटी हाफ होगी। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक और बात जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है वो ये कि यहाँ पर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, पर जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू के एयर के अंदर वेलोसिटी साउंड की कम होती है 332, और लिक्विड के अंदर जो है वो 1000, और कल हमने पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर जो है वो 5000 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होता है वेलोसिटी तो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मीडियम जैसे जैसे डेंस होता है तो वो इलास्टिक भी हो जाता है। जैसे लिक्विड और गैस, ठीक है, ये डेंस तो होते हैं पर इनकी इलास्टिसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब हम एयर में से लिक्विड या सॉलिड में जाते हैं तो डेंसिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से तो वेलोसिटी ने डिक्रीज़ ही होना है, पर इंक्रीज़ क्यों हो जाती है, क्योंकि बल्क मॉडुलस या इलास्टिसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेटा एक क्वेश्चन आता है कि बताओ सॉलिड में जब हम एयर में से सॉलिड या लिक्विड में जाते हैं तो वेलोसिटी क्यों इंक्रीज़ होती है, डेंसिटी की वजह से या इलास्टिसिटी की वजह से। तो आंसर होगा इलास्टिसिटी की वजह से। अगर सिर्फ डेंसिटी इंक्रीज़ हो तो फिर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? अब फर्दर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो फिर बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर हो जाता है, और ये वेलोसिटी जो है ये अंडर रूट पी अपान डेंसिटी के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से क्योंकि प्रेशर यहाँ में ऊपर है तो हमें ऐसे लगता है कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज़ करने से डेंसिटी जो है ये भी सेम रेशो में इंक्रीज़ हो जाती है। आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो मीडियम डेंस भी हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रेशो में इंक्रीज़ होते हैं और वेलोसिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए V इज़ प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर पावर 0, जब डिपेंड नहीं करती तो उसको हम P पावर 0 भी लिखते हैं। अच्छा, इसमें ये शर्त है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर फिर भले ही आप प्रेशर को चेंज करते रहो, वेलोसिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ऐसे जो MCQs आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि प्रेशर डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो बता वेलोसिटी कितनी होगी? तो बेटा वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ह्यूमिडिटी। तो बेटा ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक होती है ड्राई एयर। अब ये जो ड्राई एयर होती है इसका मतलब है कि जब वाटर वेपर एयर के अंदर नहीं होते। ड्राई एयर जो है ये ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है, और जब ड्राई एयर के अंदर वाटर वेपर्स आ जाते हैं तो फिर एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि ड्राई एयर इज़ मोर डेंसर देन ह्यूमिड एयर। अब यहाँ पर भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई ह्यूमिडिटी तो वाटर को बोलते हैं, और जब नमी आएगी तो डेंसिटी तो एयर की इंक्रीज़ होनी चाहिए। पर बेटा मैं यहाँ पर वाटर की बात नहीं कर रहा, मैं वाटर वेपर या स्टीम की बात कर रहा हूँ, जो वाटर का गैसेस वाला स्टेट है। तो वाटर वेपर की जो डेंसिटी होती है ना, वो ड्राई एयर से कम होती है, जिसकी वजह से जब ह्यूमिडिटी आती है और एयर के अंदर वाटर वेपर आ जाते हैं तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अब डेंसिटी अगर कम होगी तो वेलोसिटी ने क्या होना है? इंक्रीज़ हो जाना है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी आएगी उतनी ज़्यादा एयर जो है वो कम डेंस होती जाएगी और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। यही वजह है कि रेनी सीज़न में या रात के टाइम पर जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो साउंड जो है वो क्लियर और जल्दी ट्रेवल करती है। ठीक हो गया? तो हमने यहाँ पर 4 फैक्टर देख लिए: इलास्टिसिटी, डेंसिटी, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड किस तरीके से वेरी करती है। अब जो हम 5वां फैक्टर देखेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी रिलेशनशिप भी ज़्यादा हैं और इस पर MCQs भी काफ़ी तरीक़ों से आते हैं। और बेटा ये है टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को देखें तो वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो गामा RT/m होती है। गामा R और एयर का जो मोलर मास है इसने तो चेंज नहीं होना, ये कांस्टेंट होता है। तो फिर वेलोसिटी जो है ये टेम्परेचर के रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है? तो जब डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है, कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर उसकी सीक्वेंस हम कैसे बनाते हैं? V1/V2 या V'/V बराबर हो जाएगा √T'/T। बेटा ये सीक्वेंस सेम रहेगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पर क्योंकि अंडर रूट में है तो हम टेंशन को रूट के अंदर लिख देंगे। V'/V तो यहाँ पर T'/T। अगर हम V' को VT माने यानी वेलोसिटी एट T टेम्परेचर, और V को हम वेलोसिटी एट 0 टेम्परेचर माने, तो ये क्या हो जाएगा? VT/V0। तो ये क्या हो जाएगा? √TT/T0। यहाँ पर ये जो V0 है ये वेलोसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो केल्विन में 273 होता है, और इस फार्मूले में हमने टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, तो ये हो जाएगा 273। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो V0 इस तरफ आ जाएगा, और ये जो V0 होता है यानी वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा होती है 232 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट T टेम्परेचर बराबर हो जाएगी 332 अंडर रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। तो अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी टेम्परेचर पर हम वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई बोलता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले बेटा हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इस फार्मूले में क्या है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन वाला यूज़ करना है, और फिर इसको इसके साथ डिवाइड करके अंडर रूट निकालना है,
और फिर 332 के साथ मल्टीप्लाई करके न्यू टेम्परेचर जो भी होगा उस पर हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए एक तो मसला ये है कि हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और बेटा दूसरा मसला ये होता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसका टेबल लग जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ 546 केल्विन हो गया, ठीक है, तो 546 और 273 ये 2 मरतबा टेबल लगेगा और हम यहाँ पर √2 को सॉल्व करके 332 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसी कोई वैल्यू हो जिससे टेबल आसानी के साथ लगे और अंडर रूट सॉल्व हो जाए तो वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करना आसान हो जाती है। पर अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जैसे कोई बोले 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट करो, तो सेंटीग्रेड में तो हमने पुट नहीं करना ना, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 274 केल्विन में। तो अब 274/273, पहली बात तो ये कि इसको डिवाइड करना मुश्किल हो गया, और डिवाइड हो भी गया तो फिर अंडर रूट निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तो अगर हमें टेम्परेचर की वैल्यू सेंटीग्रेड में बताता है और वो वैल्यू कम है या कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो डायरेक्टली टेबल वगैरह लगाने से सॉल्व होती है, तो उस पर ये फार्मूला यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बेटा उसके लिए हमने एक नया फार्मूला बनाया है जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो वेलोसिटी जो है वो सेंटीग्रेड में यूज़ करेंगे। इसके हिसाब से वेलोसिटी 80 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगी वेलोसिटी 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.61 टेम्परेचर एट सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ करो अगर आपको कोई बोलता है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी वेलोसिटी है वो यहाँ पर लिखोगे 332, फिर यहाँ पर आप प्लस कर रहे हो, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है क्योंकि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 से ऊपर है तो प्लस किया, अगर 0 से कम होगा तो फिर यहाँ पर हम माइनस भी करेंगे। और आगे क्या है बेटा 0.61 और चेंज कितना आया 2, तो आपने यहाँ पर 2 पुट किया। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि सेंटीग्रेड को, जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में था उसको केल्विन में भी हमने कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, और छोटा टेम्परेचर है तो इस तरीके की डिवीजन से भी हम बच गए और अंडर रूट भी हमने सॉल्व नहीं किया। तो समझ में आया कि जब चेंज छोटी हो और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हम रखें और केल्विन में चेंज ना करें तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब चेंज बड़ी हो और टेम्परेचर आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो और टेबल लगा लो तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ये फार्मूला वैसे तो आसान लगता है, यूज़ करने में आसान है क्योंकि हमें डिवीजन और अंडर रूट सॉल्व करना नहीं पड़ता, पर बेटा याद कर लो दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस, यानी 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें आपको फ़ायदा क्या है कि आप एक तो टेम्परेचर डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करते हो, केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर -6 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी वेलोसिटी, तो आपने क्या करना है 332 और प्लस के बदले अब आप रखोगे माइनस, क्योंकि आपने टेम्परेचर 0 से कम लिया है, और यहाँ पर वही फैक्टर 0.61 × 6। ठीक हो गया, तो ये जो है हम इसको ज़रब करके 332 में से माइनस कर लेंगे। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करें तो फिर 0.61 × 1 क्या हो जाएगा 0.61, तो वेलोसिटी यानी 332 जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी उसमें कितना इजाफा होगा 0.61 होगा ना, और इसी तरीके से अगर -1 होता तो 0.61 कट जाता। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि फॉर 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से साउंड की जो वेलोसिटी होती है उसमें 0.61 का फ़र्क आता है, क्योंकि जब 1 होगा तो यहाँ पर तो हम 1 लिखेंगे ना, तो ओरिजिनल वैल्यू जो कहाँ पर होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 332,
उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आएगा 0.61 फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी याद रख लो कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर की जो चेंज है ये आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेनी है। यानी जब मैं आपको बोलता हूँ 7 डिग्री सेंटीग्रेड या 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 से 6 तो 6 ही दूर है ना, इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्टली 6 पुट कर दोगे। तो इस फार्मूले को भी यूज़ करना सीखो और इस फार्मूले को भी यूज़ करना सीखो। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों ने ये एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।